शुरू करें। आज के इस लेक्चर में मैं ये रब कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। एज पर लास्ट लेक्चर, in this lecture we will discuss about normality, but normality it's a method of concentration and it is a very important portion of chemistry. It is very useful for mole concept and other classes, means other topic of chemistry. Here first of all we will discuss normality, but normality समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वो बेसिक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस बेसिक पॉइंट की जिसकी नॉर्मलिटी में ज़रूरत होने वाली है। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नॉर्मलिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और भी बहुत न्यूमेरिकल में इनका यूज़ होता है, टाइट्रेशन मेथड में इसका यूज़ होता है। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद फिर इसको समझने के बाद फिर नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। और ये अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। और उस टॉपिक का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी वीडियो आपको मिल पाए। इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशंस की बात करते हैं तो इन्होंने तीन एलिमेंटों के पार्ट्स के ऊपर कंपेयर किया। कौन कौन से एलिमेंट पर कंपेयर किया? क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन को कंपेयर करके उनके मास के साथ रिलेट करके यहां पर इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया। इक्विवेलेंट मास को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। बेसिकली इक्विवेलेंट मास होता क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया, ध्यान से समझना, मान लिया आपके पास 1 किलो गोल्ड है और हमारे पास 1 किलो चांदी है। अब अगर हम आपको बोलें कि बेटा 1 किलो गोल्ड आपके पास है, 1 किलो चांदी हमारे पास है, हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो शायद है कोई भी इस बात के लिए एग्री नहीं होगा। क्यों? रीजन ये है, गोल्ड और चांदी दोनों के अमाउंट में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बोलें कि आपके पास 1 किलो गोल्ड है और हमारे पास 80 किलोग्राम चांदी है, जिसका अमाउंट 1 किलो गोल्ड के बराबर है, तो फिर अगर हम लोग चाहें तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट। इस कंसेप्ट को ही इक्विवेलेंट बोला गया है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्वलिटी के हिसाब से कंपोनेंट्स को चेंज कर लेना, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। लेकिन ये तो हमने आपको एक नॉर्मल लाइफ से समझाने की कोशिश की कि कैसे इक्विवेलेंट का मतलब समझ सकते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में अगर हमें इसी इक्विवेलेंस को समझना हो तो उसके बैलेंसी की बात करते हैं, उसके एन फैक्टर की बात करते हैं, उसके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंस मास को निकालने का तरीका अलग है। लेकिन अगर हम लोग इसकी वर्डिंग की बात करें तो क्या लिखा है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब इक्वल वैलेंसी। इक्वल वैलेंसी के होने पर ही दो एटम को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इस कंसेप्ट को नाम दिया गया इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंस वेट, ये सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग पहले इसकी डेफिनेशंस पर बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसके इक्विवेलेंट मास को निकालना सीखेंगे। तो देखो, अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं तो बेसिकली अभी हमने आपको क्या बताया? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्ट्स को एक्सचेंज करके
एक डेफिनेशन जनरेट की, उसी डेफिनेशन के थ्रू इक्विवेलेंट मास को हमें समझना है। तो देखो जरा क्या लिखा गया है। The number of parts by mass of the substance which combine or displace directly or indirectly indirectly 1.008 parts by hydrogen or 35.5 parट्स किसका, मास का, बाय मास ऑफ क्लोरीन एंड 8 parts बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि हमारे पास अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का 1.88 पार्ट्स बाय मास, ऐसे बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन का 35.5 पार्ट्स और ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स बाय मास को अगर डिस्प्लेस किया जा सकता है किसी दूसरे एटम के द्वारा तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट एलिमेंट की बात की जाए, कभी कभी होता क्या है, सिल्वर के बारे में भी बात करते हैं तो सिल्वर का मास, अब सिल्वर का कितना होता है तो इसी को और जोड़ दिया और 108 पार्ट्स बाय मास ऑफ सिल्वर। तो इस बेस पर इक्विवेलेंट मास को समझाया गया। तो देखो जरा, अगर हम लोग इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, उसके बाद में कैलकुलेट करना आपको बताता हूं। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सब्सटेंस विच कंबाइंड और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 parts by mass of chlorine, 8 parts of oxygen and 108 parts by mass of silver। अगर इस तरीके के एटम्स को कंपेयर करके उसको डिस्प्लेस किया जाए या डायरेक्टली कंबाइन हो जाए तो उस कंसेप्ट को हम लोग इक्विवेलेंस मास कहते हैं। मींस कुल मिला के अभी हमने जो आपको बोला एक्सचेंज करने की कैपेसिटी। तो ये तो होगी इसके डेफिनेशन की बात। लेकिन जब इक्विवेलेंट मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जरा क्या लिखा है मैंने, इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका क्या है, इक्विवेलेंट मास इक्वल मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास तो हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, लेकिन अगर एन फैक्टर की बात हो जाए तो ये एन फैक्टर क्या होता है, अब ये भी समझने वाली बात है। बिकॉज अगर आपके पास एन फैक्टर नहीं होगा तो आप इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाएंगे। इट मींस सबसे पहले हम लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालना है, तभी हम लोग सबसे पहले हम लोगों को एन फैक्टर निकालना है, तभी हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे। अब इक्विवेलेंट मास को समझने के पहले एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो देखो बेटा, अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की मास की बात करेंगे, ग्राम
इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंस मास प्रेजेंट इन ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। मींस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास इन ग्राम। अगर इक्विवेलेंट मास को ग्राम में लिख दिया जाए दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एन फैक्टर क्या होता है, इन सारी बातों को डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले आपको एन फैक्टर का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एन फैक्टर की बात समझाता हूं। तो देखो जरा, अब इक्विवेलेंट मास से निकल के आया क्या? एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है वो समझो। अब एन इक्विवेलेंट मास को समझते हुए एक बात समझ आई कि हमें एन फैक्टर निकालना है। तो एन फैक्टर क्या होता है वो समझ लो। एन फैक्टर का मतलब वैलेंसी हो सकता है, एन फैक्टर का मतलब चार्ज हो सकता है, एन फैक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस हो सकता है, एन फैक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH माइनस हो सकता है, एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी ऑफ मेटल भी हो सकता है, एन फैक्टर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। अब ये एन फैक्टर की जितनी भी कैटेगरी हैं, ये सारी कैटेगरी डिफरेंट सिचुएशन में यूज की जाती हैं। तो जब हम लोग इनके सिचुएशंस की बात करेंगे तो देखो बारी बारी हम लोग बात करेंगे कब कौन सा फैक्टर काम करेगा, हमें वो समझना है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोगों को एन फैक्टर पर डिस्कशन करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया इक्विवेलेंट को समझने के लिए आपको एन फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो एन फैक्टर को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंडिविजुअल कैसे कैसे डिस्कस करते हैं वो समझो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा फॉर एन एसिड। सबसे पहले एसिड के लिए बात चल रही कि एसिड क्या होता है, एसिड में एन फैक्टर को कैसे निकालेंगे। तो हम सभी लोग ये जानते हैं एसिड में H प्लस आयन प्रेजेंट होता है और बाय दैट डिसोसिएशन एसिड H प्लस आयन को डिसोसिएट भी कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर एन एसिड, एसिड के लिए बात करेंगे। अब एसिड में जब एन फैक्टर निकाला जाएगा तो क्या होगा, देखो एन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन। मीन्स जब भी हम लोग एसिड के एन फैक्टर की बात करेंगे तो जो एसिड का एन फैक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि कोई भी कंपाउंड कितना H प्लस आयन डिस्प्लेस कर पाएगा, दैट इज एन फैक्टर फॉर एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जरा, मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा और इसमें हमने ले लिया HCl, ये आपका एसिड है। फिर हमने ले लिया H2SO4, फिर हमने ले लिया HNO3, फिर हमने लिया CH3COOH, फिर हमने ले लिया C2H5OH। मीन्स यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस की बात चल रही है। तो देखो जरा बेटा, जब HCl डिस्प्लेस करेगा तो क्या करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस।
जब H2SO4 डिस्प्लेस करेगा तो 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। जब HNO3 डिस्प्लेस करेगा तो H प्लस प्लस NO3 नेगेटिव। जब CH3COOH डिस्प्लेस करेगा H प्लस को तो बनाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस। और जब C2H5OH डिस्प्लेस करेगा तो C2H5O नेगेटिव प्लस H प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग यहां पर एक कॉलम बना लेते हैं एसिड का, और यहां पर मैंने कॉलम बना लिया एन फैक्टर का। तो सबसे पहला एसिड क्या था? HCl। फिर हमने क्या लिया? H2SO4। फिर हमने क्या लिया? HNO3। फिर हमने किसकी बात की? CH3COOH। और फिर हमने बात की C2H5OH की। ये यहां पर हमने उन कंपाउंड्स को लिखा जो इजीली H प्लस को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। देखो जरा, अगर हम लोग इस HCl की बात करेंगे तो ये HCl ने कितना हाइड्रोजन रिलीज किया? एक। मतलब इसका एन फैक्टर कितना आएगा? एक। इस H2SO4 ने कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए? 2। इट मींस इनका एन फैक्टर कितना आएगा? 2। HNO3 की बात करेंगे तो कितना हाइड्रोजन रिलीज किया? 1। तो एन फैक्टर 1। CH3COOH की बात करेंगे, इसने भी एक हाइड्रोजन रिलीज किया तो इसका भी एन फैक्टर 1। If we will talk about C2H5OH, here C2H5OH displace only one hydrogen. It means C2H5 has 1 n factor. तो इस तरीके से हम लोग एसिड और एन फैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब एक चीज और यहां समझनी है, ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली कुछ कंसेप्ट को सॉल्व कर दिया, लेकिन मान लेते हैं, सपोज, ध्यान से देखिए बेटा, हमने यहां पर आपको एक इक्वेशन दिखाई थी कि जब H2SO4 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा। तो यहां पर H2SO4 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना है? 2 है। लेकिन ध्यान से समझना, लेकिन अगर H2SO4 केवल एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करे और एक वो अपने साथ ही रखे, ये स्टेप वाइज डिसोसिएशन में ऐसा होता है। तो यहां पर हम लोग देखें, अब इस H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? अब इस H2SO4 का एन फैक्टर 1 के बराबर होगा, बिकॉज H2SO4 डिसोसिएट ओनली 1 H प्लस आयन। तो एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन कंडीशन। एन फैक्टर जो है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने H प्लस को रिलीज कर रहा है, जो भी एसिड है वो कितने H प्लस को रिलीज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका एन फैक्टर निकालना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आपको याद रखना है, एन फैक्टर किसी भी एसिड का डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ कंपाउंड है, उनका एन फैक्टर हमको डायरेक्टली निकालना सीखना है, क्योंकि इनका एन फैक्टर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। बट अभी आप लोग बस याद रख लें, जरूरत पड़ेगी। H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये तीनों कंपाउंड एसिड है और ये फास्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड है जो कि एसिड को जनरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके एन फैक्टर की बात करते हैं तो H3PO2 का एन फैक्टर 1 होता है, H3PO3 का 2 होता है और H3PO4 का 3 होता है। तो ये इनको डायरेक्टली याद करने का तरीका है, लेकिन याद करोगे कैसे वो भी समझ लो। आपको याद रखना है कि जब फास्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड H3PO2, H3PO3 और H3PO4 बनाएगा, उस केस में उसका जो एन फैक्टर होगा वो एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर इक्वल टू क्या निकालेंगे? जितने भी ऑक्सीजन उससे कम। बेटा ये बेसिकली ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न। फास्फोरस से रिलेटेड एसिड कंपाउंड का H3PO2, H3PO3, H3PO4, इन कंपाउंड का हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं तो जो एन फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन से हमेशा एक कम होता है। देखो जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो एन फैक्टर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो एन फैक्टर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो एन फैक्टर 3। ये इनको निकालने का, याद रखने का एक ट्रिक है, आप ऐसे समझ लो। बाकी इनका एन फैक्टर निकालने का तरीका डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, चलो, तो ये तो बात आपकी हो गई एन फैक्टर की।
अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एन फैक्टर ऑफ एसिड। अब हम लोग बात करेंगे एन फैक्टर ऑफ बेस की। देखो जरा ध्यान से, अब बेस के लिए क्या होगा, देखो हम लोग जब एन फैक्टर ऑफ बेस की बात करेंगे तो जो बेस का एन फैक्टर होता है वो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन। क्यों, क्योंकि एसिड में H प्लस होता है तो H प्लस डिस्प्लेस होगा, बेस में OH है तो OH डिस्प्लेस होगा। तो जब हम लोग एन फैक्टर की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बेस का जब एन फैक्टर की बात करेंगे तो वो किस पर डिपेंड होगा, OH माइनस पर। तो जो बेस के लिए एन फैक्टर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, OH माइनस पर। तो कोई भी बेस कितने OH माइनस को डिस्प्लेस कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। देखो जरा, इसके भी हम कुछ एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में मान लो हमने लिख लिया NaOH, फिर हमने ले लिया KOH, फिर हमने लिया MgOH का O ट्वाइस, फिर हमने लिया CaOH का O ट्वाइस, फिर हमने लिखा AlOH का होल थ्राइस, और फिर हमने लिखा NH4OH। तो देखो जरा ध्यान से, इन सभी में OH 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 है ना। तब ये जब NaOH OH को डिस्प्लेस करता है, NaOH क्या करेगा, NaOH अपने Na प्लस प्लस OH माइनस में डिस्प्लेस होगा। KOH क्या करेगा, KOH K प्लस प्लस OH माइनस में डिस्प्लेस होगा। MgOH का ट्वाइस किस में डिस्प्लेस होगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अगेन COH का ट्वाइस Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। फिर इधर Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, और इधर NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो देखो जरा, अगर हम लोग इनके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो NaOH ने केवल एक OH डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट के बेस पर एन फैक्टर निकालना है। NaOH ने केवल एक OH डिस्प्लेस किया क्योंकि उसके पास एक ही है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। KOH ने भी एक किया तो ये भी 1। MgOH के O ट्वाइस में कितने OH डिस्प्लेस हुए, 2, तो इसका एन फैक्टर 2 मींस NaOH का 1, KOH का 1, MgOH के ट्वाइस का 2। लेकिन अगर हम लोग AlOH के होल थ्राइस की बात करते हैं तो इसने भी 2 OH निकाले, तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। AlOH के होल थ्राइस का 3 और NH4OH का 1। तो इस तरीके से हम लोग इनके बेस के भी एन फैक्टर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और बेस का एन फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा बेटा, बेस का एन फैक्टर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट OH माइनस पर, और एसिड का किस पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस पर। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पोर्शन फॉर एन आयन। अब एक आयन में एन फैक्टर कैसे काम करता है, देखो फॉर एन आयन, आयंस में एन फैक्टर किस तरीके से काम करेगा, ये देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो जब भी हम लोग किसी भी आयंस की बात करते हैं तो जो आयंस है उसका एन फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज के। मींस जो भी उस आयंस के ऊपर चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। हाँ, बस एक चीज याद रखना, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। मींस हम लोग उसके साइन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ओनली नंबर्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसे देखो जरा, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर लिख दिया Na प्लस, फिर हमने लिखा Mg2 प्लस, फिर हमने लिखा Al3 प्लस, हमने लिखा SO4 2 माइनस, NH4 प्लस। तो जब हम लोग इसके एन फैक्टर की बात करेंगे तो जितना चार्ज है, इसके ऊपर एक चार्ज है तो 1, इसके ऊपर 2 है तो 2, इसके ऊपर 3 है तो 3, इसके ऊपर 2 है तो 2, इसके ऊपर 1 है तो 1। मिस साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है किससे, उसके नंबर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एन फैक्टर किसके लिए निकाल सकते हैं, आयंस के लिए निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास समझ आ रही है बात, एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है। मैं उसी के बारे में बारी बारी एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने आपको बोला था एन फैक्टर H प्लस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एन फैक्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH हो सकता है, एन फैक्टर चार्ज हो सकता है। अब एन फैक्टर चार्ज तक को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है एन फैक्टर बैलेंसी भी हो सकता है। अब वो बैलेंसी कैसे होगा वो समझ लो।
मीन्स अब बात हम लोग करेंगे फॉर एन एलिमेंट। जब भी एलिमेंट की बात करेंगे तो जो n फैक्टर होगा वो n फैक्टर किसके इक्वल होगा? वैलेंसी के इक्वल होगा। किसकी वैलेंसी? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। मीन्स हम लोग जिस किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसी एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा उसका वैलेंसी। जैसे देखो जरा, अगर हमारे पास सोडियम की बात करते हैं, Mg की बात करते हैं, Al की बात करते हैं, Fe की बात करते हैं, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो देखो जरा, अगर हम लोग इसके n फैक्टर की बात करते हैं तो सोडियम का n फैक्टर कितना होगा? बेसिकली सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1, है ना। वैलेंसी डिपेंड किस पे करेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर, आई मीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों पर। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका अपना वैलेंसी। तो देखो जरा कैसे डिस्कस करेंगे। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो n फैक्टर 1, Mg का वैलेंसी 2 होता है तो n फैक्टर 2, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो n फैक्टर 3, आयरन का वैलेंसी 2 और 3 दोनों होता है। डिपेंड करता है कि उसका n फैक्टर हम लोग यूज कितना कर पा रहे हैं, रिएक्शंस में एक्सचेंज कितना हो रहा है, तो उसको बोलते हैं 2 और 3। लेकिन अगर मान लो हमने ऑक्सीजन की बात करी तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो n फैक्टर भी कितना हो जाएगा? यही रख देता हूं, 2 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की तो n फैक्टर कितना होगा? 1। अगर हमने Ag की बात की तो n फैक्टर कितना होगा? 1। मींस डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, और वैलेंसी ही क्या होगा? n फैक्टर के बराबर। किसके लिए? उस एलिमेंट के लिए। रिएक्शन में चीजें कुछ चेंज हो जाती है, इस बात को याद रखना। रिएक्शन में चीजें कुछ चेंज होती हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं n फैक्टर किसके लिए? सॉल्ट के लिए। देखो बेटा जरा, n फैक्टर अब हम लोगों को निकालना है फॉर अ सॉल्ट। जब भी सॉल्ट की बात की जाएगी, देखिए हमेशा याद रखना n फैक्टर किसी भी सॉल्ट का निकालने का मेथड क्या होता है? नंबर ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी ऑफ मेटल। मींस जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में मेटल कितने प्रेजेंट है ये देख लेना है, और उस मेटल का वैलेंसी कितना है ये भी देख लेना है। तो देखो जरा ध्यान से, एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा NaCl। NaCl सॉल्ट है कि नहीं? NaCl तो सॉल्ट ही है ना। नेक्स्ट MgCl2, नेक्स्ट AlCl3, नेक्स्ट Al2SO4 का होल थ्राइस, नेक्स्ट Al2O3, नेक्स्ट Na2SO4, MgCO3। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट सॉल्ट लिखे जो बहुत ही कॉमन है, हमें इनका n फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो जब भी हम लोग इन सॉल्ट के n फैक्टर की बात करेंगे तो देखो जरा, जब भी हम लोग इनके n फैक्टर की बात करेंगे तो n फैक्टर क्या होगा? ध्यान से समझना। सबसे पहले NaCl की बात करते हैं, तो NaCl में मेटल कितना है? मेटल है कौन सा? सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जब किसी भी सॉल्ट में n फैक्टर की हम लोग बात करेंगे, किस पर डिपेंड करेगा? मेटल पर, नॉन मेटल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl है और इस NaCl में मेटल कितना है? 1। कौन सा? सोडियम। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी क्या है? n फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल। अब यहाँ पर मेटल कितना हुआ? 1। और उस मेटल की वैलेंसी, यहाँ पर मेटल कौन सा है? सोडियम, और सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1। फाइनली NaCl का n फैक्टर कितना आया? 1। सेम केस जब हम लोग MgCl2 की बात करेंगे तो MgCl2 में मेटल कितना है? 1। कौन सा मेटल है? 2। मेटल कौन सा है? Mg। और इस Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो कितना आ गया? 2। बेटा फिर से समझो, फिर से समझो ध्यान से। इधर देखो, इधर मैं Al की बात करता हूं। यस, हम लोग इसमें एक बहुत, मैं पूरा प्रोसीजर फिर से इजीली बता रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास कंपाउंड है AlCl3। AlCl3 में Al क्या है? मेटल, और Cl क्या है? नॉन मेटल। हमें इस पूरे कंपाउंड की बात करनी है, ये पूरा कंपाउंड क्या है? सॉल्ट।
जब भी सॉल्ट में एन फैक्टर की बात करेंगे आपको दो बातों का याद रखना है, एक मेटल का, दूसरा मेटल की वैलेंसी का। नॉन मेटल से कोई मतलब नहीं है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ मेटल। देखो जरा AlCl3 में Al क्या है, ये Al आपका मेटल है, Cl क्या है, Cl आपका नॉन मेटल है। तो जब भी हम लोग इसका एन फैक्टर निकालेंगे कितना निकलेगा, AlCl3 में मेटल कौन सा है, Al, और Al है कितना, एक, तो हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैलेंसी ऑफ मेटल। AlCl3 में मेटल कौन सा है, Al, और Al की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो कितना हो जाएगा 1 into 3, फाइनली 3, वी कैन राइट 1 into 3 equal to 3। इट मीन्स AlCl3 का एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। हम बारी बारी सभी को ऐसे ही डिस्कस करते हैं। देखो जरा अगला कंपाउंड था Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहां पर मेटल इंटू मेटल की वैलेंसी, Al का मेटल कितना है, Al2SO4 का होल थ्राइस में मेटल कितना है, कौन सा मेटल है, मेटल 2 है, और मेटल है कौन सा, एल्युमिनियम। तो हम लोग लिख लेंगे 2, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी ऑफ मेटल। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो हम लिख देंगे 2 into 3, फाइनली कितना आ गया 6। इट मीन्स Al2SO4 का होल थ्राइस का जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 into 3 equal to 6। हाँ एक चीज और समझ लो, यहाँ पर मेन बात समझने वाली क्या है, वैलेंसी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता तो सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग वैलेंसी को निकालना भी सीखेंगे, लेकिन पहले एन फैक्टर का कंसेप्ट एक बार में क्लियर कर दो, तो वैलेंसी की बात जो आएगी वो भी मैं समझा दूंगा, बट फिलहाल इस पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है, Al2O3। Al2O3 में मेटल कौन सा है, Al, और कितने मेटल हैं, 2, इनटू वैलेंसी ऑफ मेटल, मेटल मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की कितनी वैलेंसी है, 3, तो क्या लिखेंगे 2 into 3 मतलब 6। यहाँ पर भी Al2O3 का एन फैक्टर कितना आया, 6 आया। अब बात करते हैं Na2SO4 की। देखो बेटा ध्यान से, Na2SO4, Na2SO4 में मेटल कौन सा है, Na, और कितने मेटल है, 2, इनटू मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो 2 into 1 कितना आएगा, 2, तो क्या होगा 2 into 1 equal to 2। इट मीन्स Na2SO4 का एन फैक्टर कितना आना चाहिए, 2। अब बारी करते हैं MgCO3 की। MgCO3, यहां पर MgCO3 में Mg कितना है, 1, और Mg की वैलेंसी कितनी है, 2, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 into 2, फाइनली 2। इट मीन्स MgCO3 का एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो बात हो गई आपके एन फैक्टर की किसी भी सॉल्ट में। अब एक चीज और, होता क्या है, कभी कभी हम लोगों को बैलेंसी याद नहीं होती, हम लोग नहीं निकालना चाहते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड में बैलेंसी को कैसे निकालें। देखो जरा ध्यान से, शुरुआत करते हैं Al2O3 से। शुरुआत मैं Al2O3 से करता हूँ। देखो यार Al2O3, एक चीज समझना, हमने यहाँ पर पहले फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 आपको बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, तो Al2O3 को फॉर्म करने का क्या तरीका है, हम लोग यहां लिख लेंगे, हमने यहां लिख लिया Al और यहां लिख दिया ऑक्सीजन। एक मिनट यहां से हटा देता हूं, यहां लिखता हूं, यहां लिख दिया Al और यहां लिख दिया O, दोनों मेटल लिखे हुए। अब इन मेटल की वैलेंसी देखो जरा, हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम की इंडिविजुअल वैलेंसी कितनी होती है, 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया Al2O3। अब ध्यान से देखो, एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन को जा रही है और ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम को जा रही है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, ये वाला 2। ये किसका वैलेंसी हो गया, ऑक्सीजन का। तो वही हम लोग निकाल सकते हैं। तभी मैंने क्या लिखा था, Al2O3 में एल्युमिनियम 2 है, बात समझ आई। और इसका वैलेंसी कहाँ लिखा है, इसका वैलेंसी ये लिखा है 3 वाला, ये बेसिकली एल्युमिनियम का वैलेंसी है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 6। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड को देखकर भी मेटल की वैलेंसी का पता लगा सकते हैं। देखो जरा मैं इसको रब करता हूं, फिर
दोबारा एक दो कंपाउंड का और बताता हूं, देखो जरा। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो Al2SO4 के होल थ्राइस में ये An है और ये SO4 है, SO4 के पूरे में ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब ये वाला जो 3 है ये किसका है, ये एल्युमिनियम का है, और ये जो 2 है ये किसका है, ये SO4 का है। इट मींस अगर एल्युमिनियम की बात की जाएगी तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, 3, और SO4 की अगर बात की जाएगी तो SO4 की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, 2। इस तरीके से हम लोग एक कंपाउंड में क्रॉस करके भी वैलेंसी का पता लगा सकते हैं। अब देखो तुमको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे पास एक कंपाउंड है Fe2O3। Fe2O3 में Fe की वैलेंसी कितनी है, कैसे पता करेंगे, देखो बेटा, Fe का वैलेंसी इधर लिखा है और ऑक्सीजन का वैलेंसी इधर लिखा है, तो Fe की वैलेंसी कितनी होगी 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2। लेकिन अगर हम एक कंपाउंड ऐसे लिख लें FeO, तो इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो Fe की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 1 है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अगर हम लोग Fe की बात करते हैं और O की बात करते हैं, Fe की वैलेंसी मान लेते हैं 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। Fe बेसिकली 2 तरीके की वैलेंसी को शो करता है। Fe एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, इसलिए इसका वैलेंसी 2 और 3 दोनों होता है, वो डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर Fe2O3 की जब बात चल रही थी तो हम लोगों ने देखा कि Fe का वैलेंसी 3 है, लेकिन जब FeO की बात चलेगी तो हमने मान लेते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा Fe2O2, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे FeO, ये राइट फार्मूला, यही फार्मूला हमने आपको यहाँ पर लिखा था। तो अब हम लोग इसके बैलेंसी की बात करें, बेसिकली यहाँ पर देखने पे क्या हो रहा है 1-1, लेकिन इसकी बैलेंसी 1-1 नहीं होगी। अब यहाँ पर Fe की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब Fe की बैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमने आपको कंपाउंड में बताया कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे, हम लोग एलिमेंट्स में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डिपेंड करता है वैलेंस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वैलेंस और इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो वो पूरा ट्रेंड ही एक अलग है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये सब निकालना हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग जो मेन कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट मास। तो हम लोगों ने ये देखा इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए 2 चीज़ों का पता होना जरूरी है, एक मॉलिक्यूलर मास का, दूसरा एन फैक्टर का। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस उनके पहले डिस्कस। अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास को निकालना सीखा और फिर हम लोगों ने एन फैक्टर निकालना सीखा। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मेलिटी निकालने में, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी इक्विवेलेंट मास, और अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक के लेक्चर में क्या समझ रहा, अभी तक के इस लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला और उस फार्मूले में से रिलेटेड एन फैक्टर, और एन फैक्टर कैसे कैसे किसी भी एलिमेंट्स, एसिड, बेस, सॉल्ट का और आयंस का निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोगों को इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है उस पर भी ध्यान देना है। तो देखो जरा, मैं एक क्वेश्चन से लेता हूं फिर उसके थ्रू आपको समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है और लिखा गया फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2 एंड AlCl3, मैं कॉमा लगा के लिख देता हूं, MgCl2, AlCl3, NaO, क्लोरीन एंड Al2O3। इन कंपाउंड्स का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो देखो जरा, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला कंपाउंड लेते हैं MgCl2। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब चूंकि MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के हमें लिख देना है, तो हमने मान लिया कि MgCl2 का जो मोलर मास है वो कैपिटल M, ऐसे मान के चल रहा है, ठीक है।
इसका मास कितना मान लिया, कैपिटल M मान लिया। तो देखो जरा, यहाँ पर हम लोग मोलर मास लेते हैं, मोलर मास। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि मोलर मास कितना है, M है, तो हमने लिख दिया M डिवाइडेड बाई MgCl2। अब MgCl2 क्या है, MgCl2 तो सॉल्ट है, और सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने का तरीका नंबर ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी, कितना आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ MgCl2 का एन फैक्टर 2 आया, तो जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना आएगा, M/2, ये हमने निकाला। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो फिर आपको इसको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मैं एक का आपको बता देता हूं, देखो जरा, MgCl2 का जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या होता है, कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम। तो Mg का मास कितना होता है 24 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 24 प्लस 71, तो 5 और 7 to 9, मतलब MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 95। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास निकला वो इक्विवेलेंट मास कितना निकलेगा 95/2। अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 4 जा 8, 2 7 जा 14.5, मतलब 45.9। MgCl2 का जो इक्विवेलेंट मास आया वो कितना आया 47.5। और एक चीज और याद रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब इक्विवेलेंट मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो जो है सो है। तो यहाँ पर MgCl2 का हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास निकाल दिया 47.5। ऐसे ही अगर हम लोग एक दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, अब हमने बात की किसकी, AlCl3 की। अब हम लोग AlCl3 की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसका मोलर मास निकाल देना है। मोलर मास कैसे निकालोगे, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या होगा 27 प्लस सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन विच इज प्रेजेंट इन AlCl3। तो यहाँ पर AlCl3 का कितना है 3, तो हो गया Cl का एटम इनटू Cl का एटॉमिक मास कितना होगा 35.5। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, कैरी हुआ 1, 3 5 जा 15 1 16, कैरी हुआ 1, 3 3 जा 9 और 1 10, मतलब 106.5। दोनों को ऐड कर देंगे, 7 6 13 2 1 3 1, मतलब AlCl3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 133.5। अब AlCl3 क्या है, सॉल्ट है, तो अगर हम लोग इसके एन फैक्टर की बात करेंगे तो एन फैक्टर कितना निकलेगा, एल्युमिनियम 1 है और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एन फैक्टर कितना आ गया 3। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है इक्विवेलेंट मास, तो हम लोग यहां निकाल सकते हैं। नाउ इक्विवेलेंट मास इक्वल मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना था 3, मोलर मास कितना है 133.5, रख दो इधर 133.5 अपॉन 3। नाउ वी कैन कैलकुलेट। तो ये आपका क्या आ गया इक्विवेलेंट मास किसका AlCl3 का। अब यहां पर बात करते हैं सोडियम के लिए, देखो जरा, अब अगर सोडियम की बात करते हैं सोडियम के पहले मैं एक बार AlCl3 को फिर से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। देखो बेटा, हमें AlCl3 का इक्विवेलेंट मास निकालना था, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले AlCl3 का मोलर मास निकाल दिया। तो AlCl3 का मोलर मास कितना होता है 133.5, एन फैक्टर कितना होता है 3। कैसे निकलेगा, एल्युमिनियम का एक मेटल है और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 1 into 3 फाइनली 3। तो जब हम लोग इसके इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो क्या होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास 133.5, एन फैक्टर 3, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 133.5 अपॉन 3। ये क्या था AlCl3। ओके, चलो तो अब हम लोग बात करेंगे सोडियम की। सोडियम का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम लोग जानेंगे सोडियम को इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एक्चुअली सिर्फ एलिमेंट की बात चल रही, तो मोलर मास की जगह यहां पर क्या आ जाएगा एटॉमिक मास, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, और सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1,
तो कितना आ गया एन फैक्टर, आई मीन इक्विवेलेंट मास 23। सेम केस अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के जब इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास निकलेगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो 16/2 कितना आ गया 8, ये आपको ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास आ गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5 और क्लोरीन का एन फैक्टर मतलब वैलेंसी 1, तो कितना आ गया 35.5 अपॉन 1, फाइनली वी कैन राइट 35.5, इट्स द एन फैक्टर, इट्स द इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जरा, अगर हम लोग Al2O3 की बात करते हैं, इसको मैं रब करो, अब अगर हम लोग Al2O3 की बात करते हैं, हमने मान लिया इस Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है, तो इसका एन फैक्टर कितना निकलेगा, इसका एन फैक्टर निकलेगा 2×3। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल है और एल्युमिनियम के 2 मेटल है और एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, तो क्या बनेगा 2×3 फाइनली 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट मास, क्या फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास तो हमने कैपिटल M मान लिया और एन फैक्टर कितना होता है 6, तो कितना आ गया M/6। इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी एलिमेंट्स का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहीं पर अगर हम लोग लिख देते Mg2+, मान लेते ये, अब हम लोगों को Mg2+ का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो हमें मालूम है कि ये जो प्लस का 2 होता है यही क्या होता है एन फैक्टर। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट मास जब निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास इक्वल क्या होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और Mg का मोलर मास तो नहीं, एटॉमिक मास काम करेगा, तो Mg का एटॉमिक मास कितना होता है 24, एन फैक्टर कितना होगा 2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12, सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड के इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। अब ये बात हमने अभी जो इक्विवेलेंट मास की समझी, वो सिर्फ हमने आपको अभी उतना इक्विवेलेंट मास बताया जितना इक्विवेलेंट मास की जरूरत आपको नॉर्मेलिटी निकालने की। कंप्लीटली इक्विवेलेंट मास नहीं है, इक्विवेलेंट मास के कुछ क्लासिकल मेथड भी काम करते हैं, तो वो हम लोग क्लासिकल मेथड भी समझेंगे, बट अभी नहीं, फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा। अब हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो जब इक्विवेलेंट मास को हम लोगों ने निकालना सीख लिया, अब हम लोग निकलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास, और ग्राम इक्विवेलेंट मास जब निकाल देंगे उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे नॉर्मेलिटी, क्योंकि इन दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, तो चलो देखो ध्यान से। अब बारी आती है इक्विवेलेंट मास के बाद ग्राम इक्विवेलेंट मास की। तो अभी हालांकि हमने आपको बता दिया कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, याद रहेगा। इक्विवेलेंट मास इन ग्राम क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट मास का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल आपका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। समझना ध्यान से। अब ये वेट कौन सा, वेट आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, और जब इक्विवेलेंट मास का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं, यहां पर लिख देता हूं, वी नो दैट इक्विवेलेंट मास इक्वल क्या होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला का अप्लाई हम कहां कर देंगे, यहां पर। अब लिखेंगे नाउ ग्राम इक्विवेलेंट मास
इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और ये एन फैक्टर कहां चला जाएगा, इधर। तो अब आपके पास क्या आया, वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा। तो देखो अब इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल, क्या फॉर्मूला बन गया, वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास। ये आपका एक इक्विवेलेंट मास को निकालने का एक आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। लेकिन ध्यान से समझना, इसी फॉर्मूले को हम लोग और भी आगे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, देखो जरा ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं, इसी को यहां पर लिख देता हूं, रिफ्लेक्शन तो हाँ ठीक, हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे, इफ ग्राम, ऐसे लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। देखो बेटा जरा ध्यान से, हमने क्या लिख दिया, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। वो सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, बट क्या किया, मोलर मास को कंप्लीटली इसकी साइड लिख दिया और एन फैक्टर को थोड़ा सा अलग लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेट अपॉन मोलर मास ये किसके बराबर हो जाता है, ये आपका मोल के बराबर हो जाता है। तो अब जब ये मोल है, नाउ अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बना, अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपका आएगा, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट मास, अब ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, मोल इनटू एन फैक्टर। तो ये भी आपको याद रखना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन क्या है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर वेट गिवन है तो वेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और अगर मोल गिवन है तो मोल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर वो सब निकालना सीखा। ये सब हम लोग क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज इन सब की जरूरत पड़ने वाली है नॉर्मेलिटी में। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी तो कंसंट्रेशन का मेथड है। तो अब इन सारी बातों के बाद अब हम लोगों को डिस्कशन करना है नॉर्मेलिटी का। तो देखो बेटा नॉर्मेलिटी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन की बात करते हैं। नॉर्मेलिटी में क्या होगा, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट are dissolved in 1 liter solution is called, मालूम है रे मेरे को, नॉर्मेलिटी। क्या बोला गया, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 liter solution is called नॉर्मेलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में हम कितने ग्राम इक्विवेलेंट मास को डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। लेकिन अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में हम कितने मोल्स ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, याद रखना बेटा। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल क्या जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल आपका आएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम को ml में लिख दिया जाए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और नॉर्मेलिटी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 1000। ये हमारे पास फॉर्मूला बना। अब एक चीज और समझ लो, अब हम लोग जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो हम लोग इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल वेट किसका, सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ये आया। अब हम लोग फिर से जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास इक्वल क्या होता है। हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, होता है कि नहीं। तो हम लोग फिर से लिख देंगे, क्या हमने मान लो लिख दिया, इफ इक्विवेलेंट मास इक्वल मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, जब ये फॉर्मूला आएगा, नाउ ध्यान से समझ लो बेटा। अब नॉर्मेलिटी क्या आएगा, अब हमने लिखा नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल, अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका फॉर्मूला आ जाए, यहां लिख देता हूं। अब आपका नॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला आएगा वेट किसका, सॉल्यूट का, और इक्विवेलेंट मास में जब हम लोग मोलर मास डालेंगे तो क्या बनेगा, वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। ये हमारे पास फाइनली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आया। ठीक है, तो आपको देखो, एक तो आपको ये वाला तो मेन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। अब एक चीज और समझ लो, हम लोग जानते हैं वेट अपॉन मोलर मास किसका फॉर्मूला होता है, मोल का, होता है कि नहीं। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां पर ये जो वेट लिखा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पर ये जो वेट लिखा है और ये जो मोलर मास लिखा है, वेट अपॉन मोलर मास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोल का। तो अब अगर हम इसको मोल लिखते हैं, नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल, अब आपका बन गया मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो ये आपका एक नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला बन गया। तो अब एक चीज समझ लो बेटा, और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले आपस में चेंज होते जा रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के फॉर्मूले अप्लाई करने पर। तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, बिकॉज फॉर्मूले में क्वेश्चंस में कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है, ये सब आपको सिचुएशन पर देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आपका टाइम भी बचेगा और आप फटाफट सॉल्व भी कर देंगे। हाँ, इसी पॉइंट को आप एक चीज और समझ लो, इसी पॉइंट्स को हम लोग एक आगे और भी लिख सकते हैं। दिया होगा मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। किसका होता है, मोलैरिटी का। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला और बन गया, नॉर्मेलिटी इक्वल क्या बन गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो, नॉर्मेलिटी के बेस पर कितने सारे फॉर्मूले डेवलप हो गए। तो यही आपका रिलेशन भी कहलाता है, रिलेशनशिप बिटवीन
नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये हम लोगों ने अभी नॉर्मेलिटी का सारा क्लासिफिकेशन पढ़ा और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी की मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा, कौन से फॉर्मूले को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हमने अभी डिस्कस की। अब हम लोगों को इनके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, लेकिन लेक्चर ऑलरेडी लेंदी हो गया, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल भी करेंगे, और जितने भी मेथड ऑफ कंसंट्रेशन के हमने अभी तक मेथड आपको पढ़ाए, उन सारे मेथड से रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, ठीक है बेटा। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। चलो फिर, ओके, बाय।